वेलकम स्टूडेंट्स। इससे पहले जो लेक्चर्स हमने डिलीवर किए उन लेक्चर्स में हमने पहले सेल साइकिल, उसके बाद माइटोसिस और लेटर ऑन हमने मियासिस के बारे में बात की। आज के लेक्चर में हम माइटोसिस वर्सेस मियासिस पे डिस्कशन करेंगे। इसमें हम एक कंपैरिजन ड्रा करेंगे बिटवीन द माइटोसिस एंड द मियासिस। आपको पता ही होगा, हमने जब माइटोसिस जब हमने डिस्कस की थी तो माइटोसिस के बारे में मैंने आपसे कहा था कि माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन। इसका मतलब ये है कि माइटोसिस में जो है, माइटोसिस में एक सेल से दो सेल्स बनती हैं और दोनों सेल्स का साइज एज वेल एज द क्रोमोसोम कंटेंट ये बराबर होता है टू दैट ऑफ द पेरेंट सेल। अगर हम यहाँ पे हम ड्रा करेंगे एक सेल, ये एक सेल है। हम मान लेंगे कि इस सेल में माइटोसिस होगी। अब माइटोसिस जब खत्म होगी तो माइटोसिस के एंड पे हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगी वो ऐसे हैं। ये एक सेल है, ये डॉटर सेल फर्स्ट कहलाएगी और ये डॉटर सेल सेकंड कहलाएगी। तो ये जो है, दिस इज पेरेंट सेल। तो जब एक माइटोसिस का एक साइकिल कंप्लीट होगा तब जाके एक सेल से दो सेल्स बनेंगी और इन दोनों सेल्स को हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। तो ये एक डॉटर सेल है और ये दूसरी डॉटर सेल है। तो इस डॉटर सेल का साइज भी इस पेरेंट सेल के बराबर होगा और इस वाली डॉटर सेल का साइज भी इस पेरेंट सेल के बराबर होगा। दैट इज वाई वी कॉल इट एज इक्वेशनल डिवीजन। यही वजह है कि जब हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ा था, हमने ये कहा था कि माइटोसिस जो है ये इक्वेशनल डिवीजन है। और सिर्फ साइज की ही बात नहीं है, जितने क्रोमोसोम्स आप इस पेरेंट सेल में पाएंगे, द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड बी ओवर हियर, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड बी ओवर हियर। इस सेल में भी उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे और इस सेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होगा टू दैट ऑफ द पेरेंट सेल। तो मान लें अगर हम ह्यूमन सेल लेंगे, अगर हम ह्यूमन सेल में माइटोसिस के बारे में बात करेंगे तो इसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे पेरेंट सेल में। या माइटोसिस होगी, दो सेल्स बनेंगे, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स, जिनको हम 23 पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में अरेंज करते हैं। तो ये है इक्वेशनल डिवीजन। तो ये है माइटोसिस। तो माइटोसिस में एक सेल से दो सेल्स बनती है, दोनों सेल्स का साइज बराबर होता है टू दैट ऑफ द पेरेंट सेल और दोनों सेल्स में उतना ही क्रोमोसोम नंबर होगा जितना कि पेरेंट सेल में होगा। दैट इज वाई, यही वजह है कि हमने इसको इक्वेशनल डिवीजन का नाम दिया है। तो कभी कभार हम ये भी बोलते हैं कि ये जो डॉटर सेल्स हैं, डॉटर सेल्स और the clones, daughter cells are the clones of the parent cell। मगर ये हम सिर्फ माइटोसिस के लिए बोल सकते हैं। इन माइटोसिस में जो है, माइटोसिस में डॉटर सेल्स पेरेंट सेल की क्लून्स होती हैं। अब क्लून्स का क्या मतलब है? क्लून्स का मतलब है जो सेम होती हैं टू दैट ऑफ द पेरेंट सेल। इसका मतलब है ये सेल क्लून है अपने पेरेंट सेल की, और या ये सेल क्लून है अपने पेरेंट सेल की। कहने का मतलब ये है कि इसमें साइज भी वही है जो पेरेंट सेल में था, इसका शेप भी वही है जो पेरेंट सेल में था, इसके जीन्स भी वही हैं जो पेरेंट सेल में थे, इसके क्रोमोसोम्स भी वही है जो पेरेंट सेल के थे, इसका क्रोमोसोम नंबर भी वही है जो पेरेंट सेल का था। तो कोई डिफरेंस नहीं है विद रेस्पेक्ट टू द साइज, शेप, विद रेस्पेक्ट टू द क्रोमोसोम कंप्लीमेंट, कोई चेंज नहीं है फ्रॉम द पेरेंट सेल टू द डॉटर सेल। तो इस वजह से हम कहते हैं कि माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स होती हैं वो होती हैं क्लून्स ऑफ द पेरेंट सेल। अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं और क्यों इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब कहां पे होगी माइटोसिस? कहां पे होगी माइटोसिस?
occurs in somatic cells of the body. Somatic cells of the body. बॉडी में दो टाइप्स की सेल्स होती हैं. एक किस्म सेल्स होती हैं सोमैटिक सेल्स, और दूसरी किस्म की जो सेल्स होती हैं वो होती हैं जर्मिनल सेल्स. जर्मिनल सेल्स, ये जर्मिनल सेल्स वो सेल्स हैं जिनसे गैमीट्स बनते हैं, और ये जो सेल्स होती हैं ये होती हैं वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द बॉडी, और इनको हम कहते हैं जनरल सेल्स ऑफ द बॉडी. इनको गैमीट बनाने से कोई भी वास्ता नहीं है, इनका गैमीट बनाने में कोई भी रोल नहीं है, और ये सेल्स होती हैं डिप्लॉयड सेल्स. डिप्लॉयड सेल्स, डिप्लॉयड सेल्स, डिप्लॉयड हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इन्हीं सेल्स में माइटोसिस होती है. माइटोसिस thus occurs in only somatic cells. सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होती है, और ये सोमैटिक सेल्स जो हैं ये जनरल सेल्स ऑफ द बॉडी होती हैं. तो इन्हीं में माइटोसिस का अमल जो है इन्हीं में होता है. जर्मिनल सेल्स में माइटोसिस नहीं होती है, जर्मिनल सेल्स में मियोसिस होती है. तो ये सेल्स जो होती हैं ये अक्सर डिप्लॉयड होती हैं. मगर आप देखेंगे कि कुछ लोअर प्लांट्स का अगर हम एग्जांपल लेंगे, एंड सोशल इंसेक्ट्स कुछ हैं, इनमें हैप्लॉइड सेल्स में भी हैप्लॉइड सेल्स आल्सो एक्सरसाइज माइटोसिस. इसका मतलब भी है कि कुछ लोअर प्लांट्स हैं और कुछ सोशल इंसेक्ट्स हैं. सारे सोशल इंसेक्ट्स नहीं, कुछ सोशल इंसेक्ट्स और कुछ लोअर प्लांट्स में कभी कभार हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस होती है. अगर आपको ये समझना है तो आप हनी बी में इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि हनी बी में मेल्स में कैसे माइटोसिस के जरिए गैमीट्स बनते हैं, और स्पर्मेटोजोआ मेल्स में जिनको हम ड्रोन्स कहते हैं हनी बीज में, उनमें कैसे ये स्पर्मेटोजोआ बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस बनते हैं. तो उनके स्पर्मेटोजोआ हैप्लॉइड होते हैं, और जिन सेल से वो बनते हैं वो भी हैप्लॉइड होती हैं. तो कहने का ये मतलब है कि अक्सर जो माइटोसिस होती है वो डिप्लॉयड सेल्स में होती है, सारी डिप्लॉयड सेल्स में नहीं, सोमैटिक डिप्लॉयड सेल्स. मगर कभी कभार कुछ लोअर प्लांट्स और कुछ सोशल इंसेक्ट्स में ऐसा भी देखने में आया है कि उनमें कभी कभार हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस होती है. तो दिस इज जनरल अबाउट द माइटोसिस. तो माइटोसिस हमने ऑलरेडी पढ़ी है. माइटोसिस क्या है, हम पढ़ रहे हैं कि माइटोसिस में इसमें कैसे इक्वेशनल डिवीजन होता है, और इसमें कैसे जो सेल्स हैं डॉटर सेल्स हैं उनको हम कैसे क्लून्स जो हैं क्लून्स ऑफ द पेरेंट कहते हैं, क्योंकि इनमें शेप, साइज और क्रोमोसोमल कंप्लीमेंट में कोई चेंज नहीं होता है फ्रॉम दैट ऑफ द पेरेंट सेल्स. तो ये था माइटोसिस. अब अगर आप रोल की बात करेंगे, या रोल ऑफ माइटोसिस, या इसको आप सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस भी कह सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे. तो रोल ऑफ माइटोसिस में आप देखिए, पहली बात आप देखिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक अहम फेनोमेना होता है इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और इस ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रोल होता है माइटोसिस का. The animal or the plant body, it grows in size, it gains weight only due to the continuous equational division of the cells which you call as mitosis. कहने का मतलब ये है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें जो ग्रोथ होती है, उसमें जो वेट गेन होता है, वो होता है बाय द माइटोसिस ऑफ द सेल्स. तो एक अहम मसला ये है माइटोसिस में कि इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल्स. अब क्या है, ये एक सेल लीजिए आप, और ये इसका न्यूक्लियस है. दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज साइटोप्लाज्म. और इस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का एक पर्टिकुलर रेशो होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो. न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो.
ये रेशो बनता है बिटवीन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस एंड द साइज ऑफ द साइटोप्लाज्म, इट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। अब ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो हर एक स्पीशीज का अलग होता है, हर एक स्पीशीज का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो उस स्पीशीज का एक कैरेक्टर होता है। जैसे ह्यूमन्स में ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो इसका अलग एक रेशो होगा, दूसरे एनिमल्स में इसका अलग रेशो होगा, प्लांट्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में इसका अलग रेशो होगा। जब सेल ग्रोथ करती जा रही है और जब एक वक्त ये पहुंचता है कि अब ये जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो है इट टेंड्स टू गेट डिस्टर्ब्ड, इट टेंड्स टू गेट डिस्टर्ब्ड। इसका क्या मतलब है इट टेंड्स टू गेट डिस्टर्ब्ड? इसका मतलब यह है कि एक सेल में एक मखसूस न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो होता है, मगर जब सेल कंटिन्यूसली ग्रो करती है, अब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो में यह खदशा रहता है कि इट विल गो डिस्टर्ब्ड। जो स्पीशीज में न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो हुआ करता है अब ये डिस्टर्ब होने जा रहा है, बट नेचर डज नॉट लेट द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो डिस्टर्ब। ये नहीं चाहता, ये नेचर नहीं चाहता कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो डिस्टर्ब हो, क्योंकि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो किसी भी स्पीशीज का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें यह होगा कि एट दिस टाइम द सेल विल डिवाइड बाय द माइटोसिस एंड इट विल प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स। अब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो डिस्टर्ब नहीं होगा, अब इसी पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनेंगी और 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, उनका साइज भी, न्यूक्लियस का साइज भी पेरेंट सेल के न्यूक्लियस के साइज के बराबर होगा, उनके साइटोप्लाज्म का साइज भी दिस पेरेंट सेल के साइटोप्लाज्म के बराबर होगा। तो ये है कि कब सेल माइटोसिस करेगी, जब सेल को ये लगेगा कि अब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म रेशो डिस्टर्ब होने को है, तो ग्रोथ अब इसकी कंप्लीट होगी, अब ये डिवीजन पे आएगी और अब ये माइटोसिस करेगी। तो ये था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे इसमें एक अहम रोल है माइटोसिस का। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल रिपेयरिंग। सेल रिपेयरिंग, सेल रिपेयरिंग हम कैसे समझ सकते हैं कि सेल रिपेयरिंग का क्या मसला है। सेल रिपेयरिंग आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में कई जगह हैं ऐसी हैं जहां पे फ्रिक्वेंटली सेल्स रिप्लेस होती हैं, जैसे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। हमारी जो स्किन है इसकी ऊपरी वाली तह जो है एपिडर्मिस, इस पे सेल्स डेली बेस पे रिप्लेस होती हैं, एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। दूसरा एक एग्जांपल है गट लाइनिंग। हमारी जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है, इस इंटेस्टाइनल लाइनिंग में भी हमारी जो सेल्स है वो फ्रिक्वेंटली रिप्लेस होती हैं। तीसरा एग्जांपल है हमारी ब्लड सेल्स। हमारी ब्लड सेल्स का भी एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद ये सेल्स रिप्लेस हो जाती हैं। तो और भी कई जगह हैं जहाँ पे सेल्स रिप्लेस होती हैं फ्रीक्वेंटली। अब इन सेल्स को रिप्लेस करने के लिए माइटोसिस काम करती है। जैसे हमारे दिस स्किन के एपिडर्मिस से रोज़ाना पता नहीं कितनी सेल्स हम लॉस करते हैं, या हमारे इंटेस्टाइनल लाइनिंग में कितनी सेल्स दिन में डेड हो जाती हैं, और उन सारे सेल्स को रिप्लेस होना है तो कैसे वो रिप्लेस होंगी, कैसे हमारी बॉडी वो नई सेल्स प्रोवाइड करेंगी। वो सारी सेल्स जो नई सेल्स बनती हैं वो बनती है बाय द मैकेनिज्म ऑफ द माइटोसिस। तो ये था दूसरा एक पॉइंट। पहला है सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दूसरा है सेल रिपेयरिंग। सेल रिपेयरिंग में आपने समझा कि कहाँ पे फ्रिक्वेंटली सेल्स रिप्लेस होती हैं, तो वो प्रोसेस जो है, वो जो नई सेल्स बनते हैं वो नई सेल्स सप्लाई करने के लिए जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है दैट इज माइटोसिस। और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे माइटस एक्सरसाइज होती है, बहुत सारी जगहों पे माइटस एक्सरसाइज होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है दैट इज सेल ग्रोथ, सेल डेवलपमेंट एंड सेल रिपेयरमेंट। सो दिस वाज अबाउट द माइटोसिस। नाउ वी शैल मूव ऑन टुवर्ड्स द मियास। अब हम मियास में देखेंगे कि मियास में क्या कुछ होता है और वो कैसे डिफर हो जाता है फ्रॉम द माइटोसिस। अब हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए हम अब मियासिस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने जो लेक्चर डिलीवर किया था वो मैंने मियास पे ही लेक्चर डिलीवर किया था। आपको मैंने मियास के बारे में कहा था कि इसको हम दूसरा नाम रिडक्शनल
डिवीजन भी कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। अब यहां आपको ध्यान रखना होगा कि माइटोसिस के बारे में हमने कहा था कि माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस के बारे में हमने इक्वेशनल डिवीजन कहा था। क्यों? क्योंकि माइटोसिस में 2 सेल्स बनती है, दोनों सेल्स का साइज, शेप, जेनेटिक कंप्लीमेंट सेम होता है टू दैट ऑफ द पेरेंट सेल। मगर इसमें ऐसा नहीं होता है, ये इक्वेशनल डिवीजन नहीं है, ये मियासिस या रिडक्शनल डिवीजन है। अब इसको हम इस तरीके से समझ लें कि यहां पे एक सेल है, यहां पे एक सेल है। पहले ये बात समझ लें कि मियासिस किस में होगी? मियासिस होगी इन द जर्मिनल सेल्स। अब जर्मिनल सेल्स क्या होती हैं? जर्मिनल सेल्स होती हैं गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स। सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स हो या सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स हो, इनमें गैमीट्स बनते हैं और इन गैमीट्स जो है गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स जिन सेल्स से बनते हैं उन्हीं सेल्स में मियासिस का अमल होता है। तो गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल जैसे आप देखते हैं ह्यूमन्स में या सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स में देखते हैं आप टेस्टिस, इनसे बनते हैं स्पर्मेटोजोआ। फीमेल्स में होती है ओवरीज, इनसे बनते हैं ओवा। तो ये मेल्स में होती हैं, इनसे स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। ये फीमेल्स में होती हैं, इनसे ओवा बनते हैं। अब इनमें कुछ सेल्स होती हैं जिनसे स्पर्मेटोजोआ बनते हैं और इनमें कुछ सेल्स होते हैं जिनसे ओवा बनते हैं। तो उन सेल्स में जो प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन होगा दैट वुड बी मियासिस, वो मियासिस है। अब मियासिस तो रिडक्शनल डिवीजन है। दूसरा मसला, मियासिस जर्मिनल सेल्स में होगी, मियासिस सोमैटिक सेल्स में नहीं होगी। इसके बाद ये अगर जर्मिनल सेल है, अब हम इसके बारे में समझ लें। एक जर्मिनल सेल जब मियासिस करती है तो मियासिस कंप्लीट होने के बाद क्या होगा? मियासिस कंप्लीट होने के बाद इस पेरेंट सेल से 4 सेल्स बनेंगी, इससे 4 सेल्स बनेंगी। माइटोसिस में हमने देखा था कि एक पेरेंट सेल से 2 सेल्स बनी, यहां पे हमने देखा है कि एक सेल से 4 सेल्स बन गई यहां पे। सो वन सिंगल जर्मिनल सेल एट द एंड ऑफ द मियोसिस इच फॉर्म्स 4 सेल्स। तो ये सेल्स जो है, इनमें अगर हम अब जर्मिनल सेल को देखेंगे, जर्मिनल सेल डिप्लॉयड थी। लेकिन अगर हम इस वाली सेल को देखेंगे जो एट द एंड ऑफ द मियासिस हमें हासिल हुई, ये डिप्लॉयड नहीं होगी, ये हैप्लॉयड होगी। ये भी डिप्लॉयड नहीं है, ये भी हैप्लॉयड है, और ये भी हैप्लॉयड है, और ये भी हैप्लॉयड है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो क्रोमोसोम नंबर इसमें था, पेरेंट सेल में था, ये पेरेंट सेल है, इट इज पेरेंट सेल, और ये डॉटर सेल्स है। मियोसिस में एक सेल से 4 सेल्स बन गई, लेकिन जो पेरेंट सेल थी वो डिप्लॉयड थी, जो डॉटर सेल्स हैं वो हैप्लॉयड हैं। इसको हम इस तरीके से समझ रहे हैं। अगर ह्यूमंस की बात करेंगे, हम 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में, जिनको हम कहते हैं 46 क्रोमोसोम्स। इस वाली सेल में थी, जर्मिनल सेल में। जब मियासिस कंप्लीट होगी, इसने 4 सेल्स बनाई। अब इस सेल में ओनली 23 क्रोमोसोम्स, इस सेल में सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें भी हैं ओनली 23 क्रोमोसोम्स, और इसमें भी यही सिचुएशन है, इसमें भी यही सिचुएशन है। अब हमें क्या समझ में आ गया? अब हमें यह समझ में आ गया, जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल ने जब डिवाइड किया, इसने डॉटर सेल्स बनाई, और डॉटर सेल्स एक सेल से 4 सेल्स बन गई, लेकिन चारों की 4 हैप्लॉयड है, जबकि पेरेंट सेल क्या थी? डिप्लॉयड। तो पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स थे, फॉर एग्जांपल पेरेंट सेल में 46 ह्यूमंस की अगर हम बात करें, ये 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब डॉटर सेल में कितनी है? 23 हर एक डॉटर सेल में। तो ये हो गया हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट इन द डॉटर सेल्स। तो इसमें क्या हो गया? अब रिडक्शन हो गया क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम्स का तादाद जो है, क्रोमोसोम्स का नंबर जो है, वो हाफ हो गया। दैट इज व्हाई वी कॉल मियासिस आल्सो एज द रिडक्शनल डिवीजन। तो ये है कि मियासिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। तो पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि मियासिस को हम क्यों रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, और मियासिस ऑकर्स इन द दिस जर्मिनल सेल्स। अब जर्मिनल सेल्स जो हैं, अब हम जर्मिनल सेल्स पे आते हैं। जर्मिनल सेल्स, अब जर्मिनल सेल्स
मेल्स में अलग होंगी, फीमेल्स में अलग होंगी। अगर हम मेल्स में बात करेंगे, जैसे ह्यूमन मेल्स की आप बात कीजिए, ये होंगी स्पर्म मदर सेल्स, स्पर्म मदर सेल्स, ये टेस्टीज में होती हैं। अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे, ये होंगे ऊगोनिया, ऊगोनिया, इन्हीं से ओवा बनते हैं। तो आइए हम थोड़ा इसको इलाबरेट करेंगे। एक ऊगोनियम से 4 ओवा बनेंगे, सिंगल ऊगोनियम will produce four not 4 ova, it will actually produce 4 cells। इसमें पोलर बॉडीज का मसला बन जाता है लेटर ऑन। इट विल प्रोड्यूस 4 सेल्स। हम सेल्स पे आते हैं। तो ये जो है स्पर्म मदर सेल, सिंगल स्पर्म मदर सेल जो है, सिंगल स्पर्म मदर सेल, इट विल प्रोड्यूस 4 इट विल प्रोड्यूस 4 स्पर्मेटोजोआ। अब ये प्रोसेस जो है, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, एंड ये प्रोसेस जो है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ओवम फॉर्मेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये वाला प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा, इट इज नोन एज oogenesis। तो हमारा यहाँ पे जो पॉइंट निकल के आया, that is the meiosis occurs during spermatogenesis in males and it occurs during oogenesis in females। क्योंकि ये जो यहाँ पे ओवा बने या सेल्स बने, इनका जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो हाफ टू दैट ऑफ द ऊगोनिया होगा। और यहाँ पे जो स्पर्मेटोजोआ बने, इनका क्रोमोसोम नंबर जो है वो होगा हाफ टू दैट ऑफ द स्पर्म मदर सेल। तो यहीं पे बेसिकली मियासिस का अमल जो है वो यहीं पे एक्सरसाइज होता है। तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि मियासिस जो है, मियासिस इज बेसिकली रिडक्शनल डिवीजन, एंड a single cell at the end of the meiosis produces 4 cells, and each cell would have half the number of the chromosomes that is present in the parent cell। तो ये है मियासिस का प्रोसेस, कि मियासिस को हम क्यों रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, और मियासिस सिर्फ गैमेटिक सेल्स में ही क्यों होती है, या ये गैमेटोजेनेसिस के दौरान ही क्यों होती है। अब इसमें एक और प्रोसेस है, आगे हम चलते हैं। जब मैंने आपको माइटोस पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था कि माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स होती हैं वो होती हैं क्लून्स ऑफ द पेरेंट सेल्स। फिर एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ, क्लून्स वो सेल्स होती हैं जो सेम टू दैट ऑफ द पेरेंट सेल होती है विद रिस्पेक्ट टू द साइज, शेप एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मगर अब मियास की बात करेंगे, मियास में एक सेल से 4 सेल्स बनी, लेकिन चारों के 4 सेल्स डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ द पेरेंट सेल। तो इसमें मियास में हम कहेंगे डॉटर सेल्स आर नॉट द क्लून्स ऑफ पेरेंट सेल इन मियासिस। डॉटर सेल्स आर नॉट क्लून्स ऑफ द parent cell in meiosis। जबकि ऐसा माइटोसिस में होता है। माइटोसिस में हम कहते हैं द डॉटर सेल्स आर द क्लून्स ऑफ द पेरेंट सेल, मगर मियोसिस में हमें ये कहना है कि द डॉटर सेल्स आर नॉट द क्लून्स ऑफ द पेरेंट सेल। तो इसके आगे हम चलते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि जब हम इसको माइटोसिस को पढ़ते हैं और मियास को पढ़ते हैं, मियास में आपको याद ही होगा पिछले लेक्चर में हमने मियास पढ़ी। मियास में हम पढ़ते हैं प्रोफेज फर्स्ट। मियास के प्रोफेज फर्स्ट को हम देखेंगे, और यहां पे माइटोसिस के प्रोफेज फर्स्ट को देखेंगे। अगर माइटोसिस के प्रोफेज फर्स्ट को देखेंगे, ये कंटिन्यूस ये फेज है। कभी कभार हम इसको अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज में डिवाइड करते हैं, लेकिन बहरहाल ये प्रोफेज ही होता है, एक ही फेज होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये मियासिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट जो होता है, इसमें 5 सब फेज होते हैं। पहला सब फेज होता है लेप्टोनीमा स्टेज। दूसरा स्टेज होता है जाइगोनीमा।
स्टेज, तीसरा स्टेज होता है पैकिनीमा स्टेज, चौथा होता है डिप्लोनीमा स्टेज, और पांचवा जो स्टेज है दैट इज डायकाइनेसिस। तो ये आपको याद ही होगा, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। माइटस का जो प्रोफेस है दैट इज प्रोफेस, इसमें प्रोफेस फर्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है हमें, माइटस का प्रोफेस है, इट इज प्रोफेस। तो ये मियास फर्स्ट का प्रोफेस फर्स्ट है, इसमें 5 सब स्टेज हैं। पहला है लेप्टोटीन स्टेज, दूसरा है जाइगोटीन स्टेज, तीसरा है पैकिटीन और पैकिनीमा स्टेज, चौथा है डिप्लोनीमा स्टेज, और पांचवा है डायकाइनेसिस। ये स्टेजेस हैं, लेप्टोनीमा स्टेज, जाइगोनीमा स्टेज, पैकिनीमा स्टेज, डिप्लोनीमा स्टेज, डायकाइनेसिस स्टेज। तो 5 सब स्टेज हैं इसमें प्रोफेस फर्स्ट में, जबकि इसमें कोई सब स्टेज नहीं है। तो यह है डिफरेंस बिटवीन द प्रोफेस ऑफ द माइटस एंड द प्रोफेस फर्स्ट ऑफ द मियासिस फर्स्ट। अब इसमें हमने एक पॉइंट यहाँ पे निकालना पड़ेगा, दैट इज यहाँ पे इस वाले स्टेज में अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था यहाँ पे होगी क्रॉसिंग ओवर, और रिकॉम्बिनेशन। आपके लिए मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैंने आपको पढ़ाया था कि यहां पे इस वाले स्टेज में, जाइगोनीमा स्टेज में, साइनेप्सिस ऑफ द होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होगी, और यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स दे विल एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स व्हिच वी कॉल एज द क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये एक क्रोमेटिड है एक क्रोमोसोम की, इसकी दूसरी क्रोमेटिड है। अब मैं इस वाले पेन से ड्रॉ करता, यहाँ पे ये एक क्रोमेटिड है इस क्रोमोसोम की, ये इसकी दूसरी क्रोमेटिड है। ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, मगर ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है आपस में। अब ये इस क्रोमोसोम की क्रोमेटिड है, ये इस वाले क्रोमोसोम की क्रोमेटिड है, ये तो आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में है। अब ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पे क्रॉस ओवर करते हैं और इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो जब ये सेपरेट होंगे फिर, तो इस वाले क्रोमोसोम का ये जो क्रोमेटिड है इसका अपना आएगा, ये क्रोमेटिड हाफ इसका अपना आएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये इस वाले हिस्से का ये जोड़ेगा इस वाले क्रोमेटिड का, और यहाँ से यहाँ जोड़ेगा। सिमिलरली इस क्रोमोसोम का ये हिस्सा अपना होगा, ये क्रोमेटिड, ये हाफ क्रोमेटिड अपनी ये लाएगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से ये इस वाले क्रोमोसोम की क्रोमेटिड अपने साथ जोड़ेगा और ये क्रोमेटिड अपने साथ जोड़ेगा। दिस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट मैंने आपको बताया था मियास में, दैट इज जीन रिशफलिंग। जीनस का रीअरेंजमेंट होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, इसको हम कहते हैं जीन रिशफलिंग। सो दिस जीन रिशफलिंग, दिस रिकॉम्बिनेशन, दिस क्रॉसिंग ओवर, इट ऑकर्स ओनली इन केस ऑफ मियोसिस। ये सिर्फ मियोसिस में होता है, इन द पैकेटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। लेकिन कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा मैकेनिज्म क्रॉसिंग ओवर का, रिकॉम्बिनेशन का, जीन रिशफलिंग का, ऐसा कोई मैकेनिज्म ऑपरेट नहीं होता है किसमें, माइटोसिस में। ये सिर्फ एक्सरसाइज होता है इन द मियोसिस। तो इस जीन रिशफलिंग से क्या होगा, मैंने आपको वो भी कहा था कि जीन रिशफलिंग से क्या होगा, वेरिएशन होगा, वेरिएशन। और ये जो वेरिएशन होती है, वेरिएशन का एक अहम रोल होता है इवोल्यूशन में। वेरिएशन को हम कहते हैं रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन, इसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियास होती है, मियासिस इंट्रोड्यूसेस वेरिएशन, और मियासिस से इंट्रोड्यूस होगी वेरिएशन, और वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। दस the meiosis favors the concept of the evolution, and the meiosis occurs in case of the sexual reproduction, not in case of the this what we call as this asexual reproduction। तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझ लीजिए कि चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियास होती है और मियासिस फेवर करती है इवोल्यूशन को, इन अदर वर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर करती है इवोल्यूशन को, दैट इज वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट डोमिनेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन द हायर बायोटा। तो इसके बाद लास्ट एक बात मैं आपसे कर लेता हूं, तो उसमें हम कंपैरिजन एक करेंगे बिटवीन द एनाफेज। हम एनाफेज का कंपैरिजन करेंगे of that of the mitosis and that of the
मियोसिस। आइए हम इस लेक्चर के लास्ट में एक कंपैरिजन करेंगे बिटवीन द एनाफेज, कंपैरिजन of anaphase of mitosis, comma, meiosis first and meiosis second। अब इसमें कंपैरिजन हम करेंगे, किसका करेंगे? एनाफेज का। किसका एनाफेज? माइटोसिस का एनाफेज, मियोसिस फर्स्ट का एनाफेज और मियोसिस सेकंड का एनाफेज। चलिए तो हम पहले आते हैं माइटोसिस पे। ये क्रोमोसोम है, इसकी 2 क्रोमेटिड्स हैं और ये क्रोमेटिड्स हैं और ये इसका सेंट्रोमियर है। दिस इज सेंट्रोमियर। माइटोसिस एनाफेज के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा? इन द एनाफेज ऑफ द माइटोसिस द सेंट्रोमियर विल डिवाइड। ये सेंट्रोमियर जो है इट विल स्प्लिट, ये डिवाइड होगा और ये वाली एक क्रोमेटिड अलग होगी और ये क्रोमेटिड अलग होगी। ये आपने पढ़ा है। दे विल देन मूव टुवर्ड्स द पोल्स। अब इसके बाद हम आएंगे प्रोफेज, सॉरी हम आएंगे एनाफेज ऑफ द मियोसिस फर्स्ट। दिस इज एनाफेज और ये एनाफेज है ऑफ द मियोसिस फर्स्ट। आपको पता ही है कि मियोसिस फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, फिर ये दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये इसका सेंट्रोमेयर है, ये इस क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। अब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे, तो ऐसे ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे। सो देयर वुड बी नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। तो कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी सेंट्रोमियर की। कहाँ पे? इन द एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। यहाँ पे अगर हम कहेंगे माइटोसिस के एनाफेज में, इसमें होगी स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। इसके बाद आगे जाएंगे हम मियोसिस सेकंड के एनाफेज सेकंड को देखेंगे। एनाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस सेकंड। आपको पता है कि मियोसिस सेकंड इज द सेम एज दैट ऑफ द माइटोसिस। मियोसिस सेकंड सेम होती है एज दैट ऑफ द माइटोसिस। अब इसमें ऐसे ही होगा कि यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, इसकी 2 क्रोमेटिड्स हैं और यहाँ पे ये सेंट्रोमियर है। द सेंट्रोमियर विल गेट स्प्लिटेड so that the 2 chromatids get separated। ऐसा ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरी क्रोमेटिड, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर got separated। So this was a comparison between the anaphase of mitosis, anaphase of meiosis first and anaphase of meiosis second. So in the anaphase of mitosis the centromere splits. In the anaphase of meiosis first the centromere doesn't split. The homologous pairs of chromosomes get separated from one another. In the anaphase of meiosis second the centromere split is just like that in the mitosis. Hope you have understood each and everything.